ये है कि अगर किसी वैक्सीन को कोई देश या WHO अप्रूव करता है तो उसे भारत में मंजूरी देने का रास्ता साफ होगा। हमने बच्चों को वैक्सीन वाला सुरक्षा कवच पहनाने पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत की। तीसरी वेव से बच्चों को कितना खतरा है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत संक्रमित होंगे, कोई साइंटिफिक आधार इसका है और इस पर आप क्या कहेंगे? तो अगर हम पूरा डेटा देखें, ग्लोबल डेटा देखें या पहली वेव या दूसरी वेव का डेटा देखें, उसमें ये क्लियर है कि जो ज़्यादा एडमिशंस हैं वो हायर एज ग्रुप में और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनमें ही हुआ है। बच्चों में इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट वेव में भी हुआ है, सेकेंड वेव में भी हुआ है, ग्लोबली भी हुआ है, लेकिन ये देखा गया है कि बच्चों में जो है सीवियर इलनेस नहीं देखा जाता। यूजली बच्चों में माइल्ड इलनेस होता है, वो बिना दवाई के या सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। इस वेव में भी हमने यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए थे उनको या तो कोमॉर्बिडिटीज थी, मोटापा था या कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे थे या और कोई कोमॉर्बिडिटी थी, इसके कारण उनको सीवियर इलनेस हुआ। तो ये हमें ये क्लियर एविडेंस है कि जो कोरोना वायरस है वो बच्चों में माइल्ड इलनेस करता है, और इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, तो हमें ऐसा नहीं डरना चाहिए कि अब वायरस एकदम बच्चों के लिए चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि अभी अगर हम देखें तो ये लोग सोचते हैं कि बच्चे जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको बचा के रखा है ना, उनको वैक्सीन मिल रही है। तो अगर हम ये दोनों चीजें देखें तो लोग ये सोचते हैं कि अब अगर वायरस फैलेगा तो उन लोगों में फैलेगा जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ और जो अभी तक बचा के हमने रखे थे, जो बच्चे हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि शायद बच्चों में ज्यादा केसेस हों। पर बच्चों में अगर वायरस ज्यादा हुआ तो वो माइल्ड इलनेस ही होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें ज्यादा लोगों को एडमिट करना पड़ेगा। सर, अब वैक्सीनेशन पर जरा आते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन से मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आपने भी कहा कि हम बच्चों को, अब वैक्सीन भी नहीं है उनके लिए, बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। क्या बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है और कब तक ये वैक्सीन बन जाएगी? आज ही फाइजर की एक वैक्सीन को यूके में अप्रूवल मिला है, तो यूके के अप्रूवल स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए जो फाइजर की वैक्सीन है, क्या हम इंडिया में भी उसे अपनाएंगे? क्या इंडिया में भी उन्हीं मानकों के आधार पर उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा? और बच्चों की वैक्सीन पर आप क्या बताएंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो अगर हमें पैंडेमिक से निकलना है तो बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, और बच्चे भी एक ग्रुप है जिनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा हमें। और ऑलरेडी भारत में भी ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक का भी ट्रायल चल रहा है, तो 2 साल से 18 साल की उम्र में बच्चों में वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो गई है, और उम्मीद यही है कि सितंबर तक इसका डेटा भी आ जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाएगा। बच्चों को अगर हमें प्रायोरिटाइज करना है तो अभी भी हायर ओल्डर एज ग्रुप या कोमॉर्बिडिटीज जो है उनको पहले वैक्सीन लगनी चाहिए एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चों में यूजली माइल्डर डिजीज होती है, ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें सीवियर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, उसके बाद हम बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो फाइजर की वैक्सीन की बात है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी, पर जैसे उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है कि अगर आपके EU में मिला हुआ है, यूके से, US से या WHO से, तो तब ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि उसी बेसिस पे बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन की क्लियरेंस भारत में भी मिल जाएगी, लेकिन ये डिसीजन तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लेना है। सर, अब ब्लैक फंगस पे बच्चों का एक सवाल रह गया था। क्या बच्चों, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चों में भी ब्लैक फंगस देखा गया है, जिन्हें कोरोना कभी नहीं हुआ है, क्या वो भी ससेप्टेबल हो सकते हैं इस ब्लैक फंगस को? इसका इन्फेक्शन का जो तरीका है, कंटेजियस है नहीं है, ये सब बताएं सर। ब्लैक फंगस कंटेजियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे हम कोविड की बात करते हैं। तो इसलिए ये घबराने की बात नहीं कि आपके घर में या हॉस्पिटल में आपके साथ कोई पेशेंट है जिसको ब्लैक फंगस है तो आपको हो जाएगा। कंटेजियस इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो फंगस है ये आम हवा में होता है, सॉइल में पाया जाता है, कई दफ़ा आपके नाक और मुंह में आ सकता है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो ये फंगस आप में कुछ कर नहीं सकता। ब्लैक फंगस के केसेस हम पहले भी देखते थे, म्यूकरमाइकोसिस कोविड से पहले भी देखा जाता था, उन लोगों में देखा जाता था जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रही, या जो कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स हैं, या पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है जो दवाई ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें ये फंगल इन्फेक्शन भी देखा जाता था। बच्चों में भी देखा जाता था, अडल्ट में भी देखा जाता था, लेकिन इट वॉज नॉट दैट कॉमन।
अब ऐसा हुआ है कि ये बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि कोविड के साथ जो और चीजें जुड़ गई हैं और कोविड इटसेल्फ, तो एकदम केसेस इस सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर कुछ लोगों में हिचक है। इस बीच एम्स की एक रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट देखकर यह संकेत मिलता है कि वैक्सीन लगाना क्यों और कितना जरूरी है और यह कैसे आपके लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। वैक्सीन के प्रभाव को लेकर एम्स की तरफ से विस्तृत अध्ययन किया गया जो अप्रैल और मई के महीने में हुआ था। यानी एम्स की स्टडी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित हुए लोगों पर की गई थी। नोट करने वाली बात यह भी थी कि ऐसे सभी लोग वैक्सीन भी ले चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे। अप्रैल और मई के दौरान ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर की गई पहली स्टडी में पता चलता है कि कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा वायरल लोड होने के बावजूद इनमें से किसी की भी बीमारी से मौत नहीं हुई। उन्हें बुखार जैसी परेशानी तो आई, लेकिन किसी तरह के घातक हालात का सामना नहीं करना पड़ा। कुल 63 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए स्टडी की गई। इनमें 36 मरीज ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी थी और 27 लोगों को एक डोज दी गई थी। 63 मरीजों में से 10 मरीजों को कोविशील्ड और 53 को कोवैक्सीन लगी थी, लेकिन किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। स्टडी के नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने वाले किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। यहां यह भी याद रखना होगा कि स्टडी का सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इसके पॉजिटिव संकेत ही लिए जा सकते हैं। ये नतीजे उन लोगों में आशा जगा सकते हैं जिनमें वैक्सीन को लेकर थोड़ी हिचक है। हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से इस स्टडी के बारे में बात की। एम्स की एक स्टडी है जो कहती है जो री इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें डेथ रेट 0 है। इसके बारे में जरा बताएं विस्तार से। क्या कुछ भी ऐसे केसेस नहीं आए? क्योंकि हम लोगों ने कुछ इक्का दुक्का खबरों में ही जानकारी ली थी, कुछ बड़े लोगों की भी जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिए थे, बावजूद इसके उनकी मौत हुई। क्या है ये स्टडी? नहीं, ये तो कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जिनको री इन्फेक्शन हुआ या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो हम कहते हैं, फर्स्ट डोज की वैक्सीन के बाद या सेकेंड डोज की वैक्सीन के बाद उनको सीवियर डिजीज नहीं हुआ या डेथ नहीं हुआ। लेकिन ये डेटा हमारे पास भी है और लोगों का भी है कि अगर हम ये देखें कि जिनको वैक्सीन लगी है तो उनको एज अ होल माइल्डर डिजीज हुई है एज कंपेयर टू दोज जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। जो एम्स की स्टडी है वो तो एक स्मॉल स्टडी है जिसमें ओनली अराउंड 63 लोगों को लिया गया जो इमरजेंसी में आए थे, जिनको कोविड हुआ और जो वैक्सीन लगा चुके थे। उसमें 2-3 चीजें देखी गई। एक तो यही कि उनमें जो स्ट्रेन पाया गया, वो जो स्ट्रेन था, वो जो न्यू वेरिएंट्स हैं जो हम कह रहे हैं, जो इंडिया में पाए गए हैं और जो यूके में पाए गए थे, जिनको अब हम दूसरे नाम से जानते हैं अल्फा स्ट्रेन और डेल्टा स्ट्रेन, वो वाले जो स्ट्रेन हैं वो ज्यादातर पाए गए। और ये देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इन स्ट्रेन से हुआ था। लेकिन ये भी देखा गया कि क्योंकि इनको वैक्सीन लगी थी और इनको नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है, वैक्सीन कामयाब रही और उनको सीवियर इलनेस नहीं हुआ। तो इससे जो मेरी तरफ से जो मुझे लगता है जो हम मैसेज कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन से भी प्रोटेक्शन देती है। और ये दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वाले लोग थे। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि किसी को सीरियस इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ 63 लोगों का डेटा है। ये तो बहुत छोटा सैंपल साइज है। जी, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अमेरिका से मिलने वाली वैक्सीन सहायता का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव खबर भी है और नेगेटिव खबर भी है। इससे वैक्सीन तो मिलेगी, लेकिन इस मदद में भारत के वैक्सीन सप्लायर से वैक्सीन लाभार्थी बनने की निराशा भी है। आप रहिए खबरदार।